हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस विद अजय में। दोस्तों, थोड़ा वक्त बाद हम मिले वापस से, क्योंकि मेरे अपने व्यक्तिगत कार्य थे जो अभी तक उसमें बिजी था मैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। कंटिन्यू करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी को। ये लेक्चर नंबर 14 है दोस्तों। प्राचीन भारत हम खत्म कर चुके हैं और मध्यकालीन की भी हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, जो कि एमपी के संदर्भ में है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास किसके अधीन पढ़ना था हमको? मुगलों के अधीन। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी, अर्थात जो गुलाम वंश था और जो खिलजी वंश, तुगलक, लोधी या जो सैयद वंश थे, उनके अंतर्गत हम जो है जो है मध्य प्रदेश को पढ़ चुके हैं। उनसे पहले हम राजपूतों के अधीन पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं मुगलों के अधीन। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो बाबर था, बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। 21 अप्रैल तारीख थी वो, और सन था 1526। इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता पर अपना जो है शासन स्थापित किया। ये वही बाबर है, और ये वही बाबर है जिसने तोपचियों का उपयोग किया, तोपों का प्रयोग किया, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया, तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया और भारत में अपना जो है सत्ता काबिज की। इसी बाबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इसने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद दिल्ली पर शासन स्थापित किया और धीरे धीरे ये हर वर्ष सारे युद्ध करता गया। जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी, चंदेरी का युद्ध। इसी प्रकार से वह खानवा का युद्ध लड़ता है और घाघरा का युद्ध लड़ता है ना। ऐसे बहुत सारे वह नंबर बाय नंबर युद्ध लड़ता जाता है और सभी में इसको विजय प्राप्त होती है। तो बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय, क्या नाम था उसका? मेदिनी राय, 21 जनवरी 1528 में इसे हराया। और इसकी जो पुत्रियां थी, किसकी? मेदिनी राय की। उससे अपने पुत्र, कौन है? हुमायूं और कामरान, इनके साथ विवाह करवा दिया। कालिंजर का दुर्ग मुगलों के आधिपत्य में आ गया। जो कालिंजर था वह किसके अधीन आ गया? तो वह आ गया बाबर के अधीन। ठीक है, मुगलों के अधीन। इसके पूर्व बाबर ने राणा सांगा को खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में लड़ा गया था, उसमें हरा दिया राणा सांगा को, जो कि राजस्थान के क्षेत्र का राजा था राणा सांगा। वो बहुत ही अच्छा शासक था ये भी। इसने भी बहुत सारे युद्ध लड़े और लगभग बहुत सारे युद्धों में इसने इब्राहिम लोदी और एक और था मोहम्मद खिलजी सेकेंड, जो मालवा का शासक था, उसको भी हराया। और इब्राहिम लोदी को इसने 2 से 3 बार हराया राणा सांगा ने। लेकिन ये बाबर से हार जाता है, क्योंकि बाबर के पास सेना अच्छी थी, योद्धा अच्छे थे और उसने रणनीति के तहत प्रत्येक युद्ध लड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं हुमायूं की। लेकिन हुमायूं के बारे में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई बड़ा इतिहास नहीं है, तो उसे हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अकबर का जब शासन था 1555 से लेकर 1606 तक, तो इसने मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किए और मध्य प्रदेश की अनेक सत्ता को अपने अधीन कर लिया, अनेक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया अकबर। पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर के समय जो मालवा का शासक था, उसका नाम था बाज बहादुर। बताइए बाज बहादुर आपको? ये जो है दोस्तों, धार के अंतर्गत जो मांडू था, वो इसके अंतर्गत क्षेत्र आता था, बाज बहादुर के अंतर्गत। बाज बहादुर वहां का अच्छा शासक माना जाता है। खैर, इसको भी रानी दुर्गावती ने भी हराया था इसे, है ना। लेकिन जो बाज बहादुर है दोस्तों, इसकी एक प्रेयसी थी रूपमती। उसके लिए इसने महल भी बनवाया और इनकी प्रेम कथाओं का वर्णन जो है इतिहास में हमें मिलता है। परंतु जो बाज बहादुर है, इसका और अकबर के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाज बहादुर की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। फिर कुछ समय तक जो बाज बहादुर है, वह अकबर के मनसबदार के रूप में कार्य करता है
और उसके ही थोड़े समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, बाज बहादुर की। इसकी राजधानी मांडू, बताइए आपको, बहुत फेमस है। रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रणय स्थल अर्थात प्रेम कथाओं से आज भी हमें इतिहास की याद दिलाती है। बाज बहादुर परास्त हुआ, रूपमती ने आत्मदाह किया और बाज बहादुर को अकबर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। ये समय चलता है दोस्तों। अकबर के समय की महत्वपूर्ण विजय थी कौन सी? गोंडवाना। क्योंकि दोस्तों गोंडवाना में ही जो है रानी दुर्गावती का क्या था? शासन था। और अकबर ने अपने सेनापति को कह करके यहाँ पर हमला करवाया और जो गोंडवाना रियासत थी और जो गोंडवाना क्षेत्र था वे अपने अधीन कर लिया। किसने? अकबर ने। और इसमें जो है रानी दुर्गावती की हो जाती है मृत्यु। लेकिन इतिहास में युद्धों की तरह वे लड़ी, योद्धा की तरह वे लड़ी और उनकी चतुर नीति, युद्ध नीति आदि के आधार पर उनको इतिहास में आज भी याद रखा जाता है। ऐसी महान थी हमारी रानी दुर्गावती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। वर्तमान का जो मंडला और जो जबलपुर वाला क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा वाला? वर्तमान का मंडला और जबलपुर, वे पूरे क्षेत्र गोंडवाना राज्य के अंतर्गत आते थे और वहां की रानी थी रानी दुर्गावती। अकबर के सेनापति आसफ खान ने हमला बोला, दुर्गावती ने उसे परास्त किया। लेकिन दूसरी बार जब वापस से आसफ खान ने हमला किया दुर्गावती पर, तो इसमें दुर्गावती की हार हो चुकी थी और दुर्गावती ने बजाय आसफ खान के हाथों मरने के बजाय इन्होंने खुद अपने प्राण त्यागना ज्यादा उचित समझा। अर्थात इन्होंने फिर अपनी छाती में कटार को घोंपकर आत्मदाह कर लिया। ये दुर्गावती की महान गाथा है दोस्तों। इनकी समाधि आज भी है बरेला में, जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र है ना, कटनी और जबलपुर, वहां पर स्थित है ये बरेला। आज भी इनकी समाधि वहां पर बनी हुई है। ओके, महारानी दुर्गावती बहुत ही अच्छी शासिका रही। उल्लेखनीय है कि गढ़कटंगा अर्थात गढ़मंडला के इस राज्य की स्थापना जदुराय ने खिलजी पतन के समय में की थी। जब खिलजियों का शासन था भारत पर और जब उनका पतन हो रहा था और तुगलक वंश की स्थापना हो रही थी, उसी समय जदुराय नाम का एक व्यक्ति था और इसी ने गढ़कटंगा जो गढ़ मंडला है उस क्षेत्र में राज्य की स्थापना की। बढ़ते हैं आगे। इसका उत्थान संग्राम शाह के अधीन हुआ। संग्राम शाह पता है, ये ससुर जी थे रानी दुर्गावती के। और इन्होंने फिर जो मंडला था उसको, गढ़ा मंडला, उसको बहुत ताकतवर बनाया, जबलपुर और अपने साम्राज्य को। इन्होंने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करी और 52 गढ़ों का निर्माण भी करवाया। इसलिए इनको 52 गढ़ी भी कहा जाता है। संग्राम शाह को 52 गढ़ी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करी थी। इन्होंने स्वर्ण, रजत आदि मुद्राएं चलाई संग्राम शाह ने। और इनका एक पुत्र था दलपत शाह और इसी दलपत शाह से विवाह करवाया रानी दुर्गावती का। ठीक है, जो कि एक चंदेल राजकुमारी थी। जो दुर्गावती थी वो कौन थी? चंदेल राजकुमारी थी। इन्हीं से इनका विवाह होता है। चंदेल शासक थी, चंदेल शासकों की पुत्री थी। ठीक है, इनसे इनका विवाह होता है। लेकिन दलपत शाह की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है 1541 में। उसके बाद इनका जो बालक होता है वह अल्पायु होता है, जिसका नाम होता है वीर नारायण। तो वीर नारायण को गद्दी तो मिल जाती है, परंतु उनकी गद्दी पर शासन जो है रानी दुर्गावती करती है, क्योंकि छोटे होते हैं, है ना, बालक होते हैं, अभी अल्पायु होते हैं। तो रानी दुर्गावती इनकी संरक्षिका के रूप में शासन को संभालती है। अच्छा शासन चलाती है, कई कार्य भी करवाती है, अनेक दुर्गों का निर्माण करवाती है, राजधानी नहीं बनाती है, नहरें खुदवाती है, बावड़ियां खुदवाती हैं और दोस्तों सिंचाई के नए नए साधन भी उपलब्ध कराती हैं रानी दुर्गावती। और फिर रानी दुर्गावती जो है, इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और जब ख्याति दूर दूर तक फैली तो अकबर भी अछूता ना रहा। अकबर को जैसे ही पता लगा कि ये गोंडवाना नाम की रियासत है और वहां पर रानी दुर्गावती शासन करती है, जो कि इकोनॉमिक रूप से बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है, तो अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा और गोंडवाना पर हमला करवाया। ठीक है, अकबर ने विजय के उपरांत गोंड वंश के ही चंद्रशाह, जो गोंड वंश के शासक थे अगले, जब रानी दुर्गावती चली जाती है उसके बाद चंद्रशाह को जो है ये राज्य सौंप दिया और अकबर की अधीनता
स्वीकार करने पर विवश कर दिया। अब ये शासन तो करेगा चंद्रशाह, परंतु किसके अधीन करेगा? अकबर के अधीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के समीप एक धर्मत का युद्ध होता है 1658 में। क्योंकि बीच के जो इतिहास हैं उनके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है दोस्तों, उसके बाद मिलती है। तो उज्जैन के समीप एक धर्मत नामक स्थान है, मैदपुर है उज्जैन में एक तहसील, उसी के पास में ही है धर्मट। तो 1658 में दोस्तों औरंगजेब के समय शाहजादा जो दारा था, दारा शिकोह है ना, दोनों भाइयों के मध्य लड़ाई हो रही थी सत्ता को लेकर के। तो जो औरंगजेब है वे शाहजादा दारा अर्थात दारा शिकोह को यहाँ पर हरा देता है, पराजित कर देता है। कहाँ पर? धर्मट में। और दिल्ली की गद्दी पर अपना जो है सत्ता काबिज कर लेता है औरंगजेब, अपने ही भाई को हराकर, जो कि इसका बड़ा भाई था दारा शिकोह, है ना, जिसे कहते थे शाहजादा दारा। माना जाता है कि शाहजादा जो दारा है वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और सभी धर्मों के प्रति वह समान भावना रखने वाला एक शासक था, राजकुमार था सॉरी। परंतु सत्ता जो मिलती है वह औरंगजेब को मिलती है। ये अपने पिता को कार कोठरी में बंद करवा देता है और अपने भाई को युद्ध में हरा देता है, और बाकी भाइयों को भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है दोस्तों, बहुत ही क्रूर, बहुत ही बेकार। अनेक मंदिर तोड़वाए इसने, अनेक लोगों को जबरन धर्मांतरण करवाया, जबरदस्ती उनके साथ धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू मंदिरों को चोट पहुंचाई, उनको लूटा। इसलिए इतिहास में इसको अच्छा शासक नहीं माना जाता औरंगजेब को। इसका जो शासन काल है बहुत ही बेकार रहा दोस्तों, कदापि अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, और जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ता है कि पूरे देश में जो है घृणा और एक वैमनस्य का भाव इन्हीं की वजह से पैदा हुआ है। वरना हम हिंदू मुस्लिम एक होकर रह सकते थे इस देश में, आज भी रह सकते हैं और आज भी है भी सही। परंतु कहीं ना कहीं जो इतिहास है वह हमें बार बार ये याद दिलाता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, जिससे कि जो बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वे आज भी उसी नजरिए से धर्म को देखते हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। अच्छी बात यह होगी कि हम सभी लोग मिलकर के एक रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करें, वो ज्यादा बेहतर है। खानदेश, खानदेश वर्तमान में निमाड़ वाला क्षेत्र जो है खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उसी क्षेत्र में दोस्तों निमाड़, उसी को खानदेश कहा जाता था। वहां तक इन्होंने अपना जो औरंगजेब ने विस्तार कर लिया अपने साम्राज्य का। इसी खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अर्थात खानदेश कौन सा? बुरहानपुर, जहां पर असीरगढ़ की पहाड़ियां भी है और असीरगढ़ का किला भी है। ऐसा माना जाता है कि सन 1600 में अकबर ने इसे अपनी सोने की चाबियों से खोला था, ऐसा माना जाता है। अर्थात रिश्वत दी थी, उसके बाद इस किले पर विजय प्राप्त करी थी, है ना, और दक्षिण की ओर अपना शासन स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा अकबर, ऐसा माना जाता है असीरगढ़ के किले को। ओके, यहाँ पर जो दक्षिण अर्थात खानदेश, इसमें यहाँ पर शासन किसका था? फारूकी वंश का था, जिसे दाऊद या मीरन बहादुर इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और यहाँ पर शासन किया। फारूकी वंश कहां पर? खानदेश। खानदेश कहां? बुरहानपुर। ठीक है, अकबर की अंतिम विजय खानदेश मानी जाती है 1600 में। दाऊद खानदेश साम्राज्य का क्या था? संस्थापक माना जाता है, तो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आता बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड वही इलाका है जहां हमने चंदेलों को पढ़ा था। चंदेलों के जाने के बाद यहाँ पर बुंदेला सरदारों ने अपना शासन स्थापित किया। ओके, तो बुंदेला शासक था एक, जिसका नाम था सोहनपान, ने खंगारों की शक्ति का दमन कर, खंगार एक जनजाति है, जो एक लड़ाकू जनजाति है, उनकी शक्ति का दमन कर दिया, और इनके वंश भी रहे लंबे समय तक। इनका दमन किया इन शक्तियों का, और बुंदेला राज्य की नींव रखी। क्या नाम है इनका? सोहनपान। जब रामचंद्र शासक बना तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ गया था। पता है, रामचंद्र यहाँ का शासक था तब। उसके छोटे भाई वीरदेव सिंह की दोस्ती राजकुमार सलीम से थी। किसके? रामचंद्र का छोटा भाई था वीर सिंह देव, जिसने पता है अकबर का एक 9 रत्न में से एक मंत्री था। क्या नाम था उसका? अबुल फजल, है ना। अकबरनामा भी इसने बुक लिखी है। तो इसी अबुल फजल की हत्या कर देता है ये वीर सिंह देव। किसके कहने पर? राजकुमार सलीम अर्थात जो जहांगीर था उसके कहने पर इसकी हत्या कर देता है। ओके, सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा नरेश बनाया था। तो मतलब जब इसने
अपने मित्र की बात मानी, तो इस दोस्ती को निभाया और फिर बदले में जो वीर सिंह देव है, उसको ओरछा का जो है शासक बनाया गया बाद में, जब वह क्या बन गया, मुगल सम्राट बन गया तब। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद कौन शासक बना? इसके बाद जो बना, जो वीर सिंह देव के बाद ओरछा नरेश हुआ, जिसने शाहजहां के समय में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया 1628 में। अर्थात शाहजहां की इसने गुलामी स्वीकार नहीं करी, है ना, जुझार सिंह ने। बाद में चंपत राय का विद्रोह, तो जुझार सिंह के बाद आते हैं चंपत राय, और चंपत राय का विद्रोह हुआ औरंगजेब के खिलाफ, जब औरंगजेब ने जो है नीति अपनाई थी, पता है, हिंदुओं के खिलाफ। उसी नीति से ये संतुष्ट नहीं हुआ और इसने क्या करा, औरंगजेब के खिलाफ चंपत राय ने विद्रोह कर दिया। बाद में जब चारों ओर से औरंगजेब की सेना ने इसे घेर लिया चंपत राय को, तो इसकी आत्महत्या हो गई, इसने सॉरी आत्महत्या कर ली चंपत राय ने। बाद में आता छत्रसाल, और छत्रसाल पता है आपको, बुंदेला छत्रसाल, बहुत फेमस शासक हुए ओरछा के, है ना, बुंदेला सरदार थे ये भी। ये पहले मुगलों की सेना में थे, परंतु बाद में जब इन्हें पता लगा कि जो मुगल हैं वे दोहरा व्यवहार करते हैं, अर्थात हिंदुओं के साथ अलग और मुसलमानों के साथ अलग, तो फिर छत्रसाल ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। ओके, जो किसका पुत्र था, तो चंपत राय का ही पुत्र था। ओके, छत्रसाल नाम इनका। और इन्होंने आगे चल करके अपनी राजधानी पन्ना जीता और राजधानी बना दिया पन्ना को। पन्ना पता है आपको, हीरे के लिए फेमस है दोस्तों, है ना। पन्ना को जीता, पन्ना पर विजय प्राप्त करी, और 1675 में इन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया। बढ़ते आगे। बाद में जो ओरछा की राजधानी, और बाद में जब फिर पन्ना से अपना क्षेत्र का विस्तार हो गया, तो इन्होंने ओरछा को राजधानी बना दिया। पन्ना से हस्तांतरित कर दिया अपनी राजधानी, और किसे बना दिया, ओरछा को। छत्रसाल ने मराठों से संधि की, और बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो छत्रसाल से संधि की और उसे राजा की उपाधि दी। इस प्रकार छत्रसाल एक स्वतंत्र राजा बना, शासक बना। बढ़ते हैं आगे। अगला आता है बघेल वंश, और ये बघेलखंड जो सतना और रीवा वाला जो इलाका है, शहडोल वाला इलाका है, सीधी शहडोल, ठीक है, उमरिया वाला जो क्षेत्र है, वही बघेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता है। लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र आता है ये, और गोंडवाना क्रम की चट्टान है यहाँ पर, पता ही है आपको। कोयला अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है यहाँ से। मुगल संबंध अच्छे थे। बघेल क्षेत्र का नाम मथा था, पहले पहले क्या नाम था इसका, मथा, और वर्तमान में क्या हो गया इसका, रीवा। पहले क्या नाम था, पहले बघेलखंड था, फिर मथा था, और मथा से अब क्या हो गया, इसका नाम रीवा हो गया। बघेलखंड के क्षेत्र में बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता उस समय स्थापित की जब अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय कर्ण बघेला, कर्ण जो शासक था वह गुजरात आक्रमण के समय कर्ण बघेला के साथ कुछ राजपूत कालिंजर क्षेत्र भाग कर आए थे, है ना। तो इन्होंने क्या करी, सत्ता स्थापित कर ली थी यहाँ पर मध्य प्रदेश में 1298 में। बढ़ते आगे। यहाँ का प्रथम सोलंकी राजा था व्याघ्रदेव, जो कि पहले गुजरात का था, है ना, सोलंकी राजा था ये। बघेल वंश के शासन के कारण ही क्षेत्र का नाम बघेलखंड पड़ा। इस राज्य के एक शासक थे वीर सिंह देव, एक वीर सिंह देव चंदेल शासक था, एक वीर सिंह देव बुंदेला सरदार था, और एक और कौन है तीसरा नंबर के, ये वीर सिंह देव, ये थे बघेल वंश के शासक। ओके, इनकी मित्रता थी सिकंदर लोधी से और बाबर से। ओके, कहां पर थी, तो दिल्ली, दिल्ली तक इनकी पहुंच थी। ओके, इनके इनके पुत्र थे वीरबान, जिन्होंने हुमायूं की चौसा, जो हुमायूं था, हुमायूं हुमायूं की चौसा पराजय के बाद सहायता की थी। जब चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में, तो पता है किसने हराया था हुमायूं को, शेरशाह सूरी ने, है ना। और फिर जान बचा के भागे थे हुमायूं जी अपनी, तो इनकी जान बचाने में जो वीरभान थे, है ना, बघेलखंड के राजा, इन्होंने मदद की थी, पता है। फिर बाद में आगे चल करके राजा रामचंद्र, जो ये बघेल शासक हुए, राजा रामचंद्र। और आपको ज्ञात हो, इन्हीं के दरबार में थे तानसेन, जिनका नाम था तन्ना मिश्र, अर्थात रामतनु पांडे। ये संगीतकार हैं, कवि हैं, जो किनके दरबार में थे, राजा रामचंद्र के दरबार में। इनसे भी पहले जो तानसेन है वे राजा मानसिंह और जो तोमर वंश था ग्वालियर, वहां पर थे ये। परंतु बाद में फिर ये रामचंद्र के दरबार में आ गए, और यहां से जैसे ही पता लगा किसको, तो अकबर को, तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा जिनका नाम था जलाल खां, और जलाल खां के माध्यम से तानसेन को रामचंद्र जी के दरबार से अपने दरबार में बुला लिया। ठीक है।
इसके अधीन थे। कालिंजर का दुर्ग किसके अधीन था? रामचंद्र के अधीन। परंतु 1569 में मुगलों ने अपने अंडर में ले लिया इसको, है ना, कालिंजर दुर्ग को। यहाँ के अंतिम शासक थे मार्तंड सिंह, आपको पता ही होगा मार्तंड सिंह, जो आजादी, भारत की आजादी के समय विंध्य का विलय कर लिया 1947 में, और फिर इन्हें रीवा का सांसद बनाया गया, है ना, रीवा जो बघेलखंड में ही आता है, रीवा का इन्हें सांसद बनाया गया। और रीवा के जो जंगल हैं, विंध्याचल के जंगल, जो बघेलखंड के जंगल हैं, वहां से इन्होंने एक सफेद शेर को पकड़ा था, और इसका श्रेय नहीं जाता है श्री मार्तंड सिंह को, जो एक बघेल शासक थे। ओके, उसके बाद भारत में जो है सफेद शेर विलुप्त हो गए, सॉरी, इस क्षेत्र में सफेद शेर जो विलुप्त हो गए। ओके, तो इन्होंने पकड़ा, इन्हीं के नाम पर फिर जो है वहां पर एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है श्री मार्तंड सिंह के नाम पर। ओके, एक जू भी बनाया गया है, जू इनके नाम पर। अच्छे शासक माने जाते हैं राजा मार्तंड सिंह, आखिरी शासक थे ये बघेलखंड के। फिर तो भारत आजाद हो गया, फिर तो राजा रजवाड़ों का सारा शासन ही समाप्त हो गया। ओके, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। मिलते हैं जल्द ही। सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा ज्यादा ऑडियंस तक ये बात पहुंच पाए और हमारा कंटेंट उन्हें पसंद भी आए। आप भी लाइक करें, कमेंट भी करें, अच्छी पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपके साथ फिर, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अजय राठौर धन्यवाद करता हूँ।